हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल। आज हम लोग यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्टली जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब द चैनल ताकि इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहें। ओके, तो इससे पहले आपकी 3 क्लासेस हो चुकी है जिसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। तो आज उसी सेशन को, उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए और आंसर करिए। क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है? सेशन आपका बाइलिंगुअल रहेगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो लैंग्वेज को समझने में। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं इसको। बच्चे किस अवधि के अंत तक मानसिक प्रतिनिधित्व वाली गतिविधियों जैसे कि बहाने करना आदि में संलग्न होने में सक्षम हो जाते हैं? चिल्ड्रन until the end of time especially prepared as if to engage exclusively। मतलब पूछा क्या गया है, अगर आप इसकी लैंग्वेज को समझे तो ये जिन पियाजे की स्टेजेस दिख रही है हमें ऑप्शन में, तो कहीं ना कहीं जिन पियाजे की स्टेजेस की बात हो रही है। जिन पियाजे की थ्योरी में जो 4 स्टेजेस बताई गई है, चाहे वो प्री ऑपरेशनल स्टेज हो, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो, सेंसरी मोटर स्टेज हो, अभी हमें निकालना क्या है? निकालना ये चीज़ है कि कौन सी अवधि के अंत तक, है ना। मतलब हमें सारी स्टेजेस का टाइम पता होना चाहिए क्योंकि उसका एंडिंग पीरियड निकालना है। तो शॉर्ट में थोड़ा सा रिविजन भी कर लेते हैं। तब तक आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके भी बताते जाइए आपको क्या लग रहा है, इसका आंसर क्या होना चाहिए। सेंसरी मोटर स्टेज की बात करें या ज्ञानेंद्रिय, या फिर इसको संवेदीगामक अवस्था भी बोला जाता है, राइट। तो यदि इसकी बात की जाए तो सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है 0 से 2 साल तक चलती है। हमारी जो प्री ऑपरेशनल या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर पूर्व परिचालन अवस्था जिसको बोला जाता है, जिसको संक्रामक अवस्था भी बोला जाता है, जो कि 2 से 7 साल तक चलती है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है हमारी, हम लोग बोल सकते हैं 7 से 11 साल तक चलती है, ठीक है। इसके बाद कौन सी आती है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 साल के बाद जो चलती है वो आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से 4 स्टेजेस हैं। अब आपको क्या बताना है? मानसिक प्रतिनिधित्व करने वाली गतिविधियां जैसे बहाने करना आदि में संलग्न होने में सक्षम हो जाता है। मतलब किसी भी चीज को हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पर बच्चा जो है किसी भी कार्य को अवॉइड करने के लिए बहाने बनाएगा, है ना। मतलब उसका थोड़ा दिमाग यहाँ पर चलने लग जाएगा। मानसिक प्रतिनिधित्व, मेंटल एक्टिविटीज बच्चा यहाँ पर करने लग जाएगा, ठीक है। तो अब क्या ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो सकती है? क्या ये औपचारिक संक्रियात्मक या यथार्थपूर्ण परिचालन या फिर सेंसरी मोटर स्टेज यहाँ पर होगी? तो देखो, कौन सी स्टेज यहाँ पर एंड होने वाली होगी? अगर हम लोग सबसे पहली स्टेज लगाएं, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यदि 1 बाय 1 करके देखें, है ना, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन करे वो डायरेक्टली स्टेज की बात करता है। किस स्टेज में बच्चा सेंट्रेशन करने लग जाता है, ईगो सेंट्रिज्म कब आ जाता है, एनिमिज्म कब आ जाता है, राइट। अभी यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। अंटिल द एंड ऑफ टाइम लिखा है, किस अवधि के अंत तक बोला है। तो अगर आप ये देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग आंसर करें सेंसरी मोटर या पहली स्टेज की बात करें, तो बच्चा 2 साल के अंत तक आते आते मानसिक प्रतिनिधित्व वाली गतिविधि जैसे कि बहाने करना आदि में सक्षम हो जाता है। मतलब ये कहाँ तक चलेगी, है ना, अवधि के अंत तक। मतलब कि सेंसरी मोटर एंड होने वाली होगी और प्री ऑपरेशनल हमारी स्टार्ट होने वाली होगी। तो इसमें क्या करने लगेगा बच्चा, जो है मानसिक प्रतिनिधित्व करने वाली गतिविधियों को करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो आई थिंक आप इसको समझ चुके होंगे कि आंसर यहाँ पर क्या होगा, सेंसरी मोटर के अंत तक। चलो, अगर आपके मन में ये चीज़ भी आ रही है, हर एक छोटे से छोटी चीज़ को लेकर चलते हैं। प्री ऑपरेशनल यदि हम लोग लेकर चलें, है ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेंटल एक्टिविटी तो प्री ऑपरेशनल में होती है, तो इसको आप फिल करके देख लीजिए कि बच्चा प्री ऑपरेशनल के अंत तक 2 से 7 साल के, मतलब 7 साल का इसका जो पीरियड है 2 से 7 साल का है। 7 साल के अंत तक मानसिक प्रतिनिधि करने वाली गतिविधियां जैसे बहाने करने में एक्टिव हो जाता है, करने लग जाता है। तो बच्चा इसकी शुरुआत कब करेगा? 7 साल में करेगा। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा सेंसरी मोटर ही होगा, क्योंकि सेंसरी मोटर के अंत तक प्री ऑपरेशनल के स्टार्टिंग में बच्चा क्या करने लग जाएगा, बहाने बनाना, इस तरीके के कुछ भी करने के लिए। तो ये सारी एक्टिविटीज बच्चा स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है कि किस अवधि की शुरुआत में, किस अवधि के अंत में। तो अभी आपसे अंत में पूछा गया था तो आप सेंसरी मोटर लगाइएगा। किस अवधि की शुरुआत में बोले तो पूर्व संक्रियात्मक की शुरुआत में बोल दीजिएगा।
कौन सी अवधि आते आते, तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे बस आपको इसके कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फिर आपसे किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाए आप इजीली आंसर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन नंबर डी है सेंसरी मोटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। एक बार से क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? गणित पढ़ाने की रचनात्मक पद्धति को लागू करते समय एक टीचर का रोल क्या होता है? जब आप मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं तो एक टीचर का रोल क्या होना चाहिए? रचनात्मक पद्धति मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन इम्प्लीमेंटेशन द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू टीचिंग मैथमेटिक्स? एक बार से आप चारों ऑप्शन को पढ़िए और आंसर करिए क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि सभी संबंधित पुस्तकें स्कूल की लाइब्रेरी में उपलब्ध है। क्या ये कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच को मेंशन करता है? यह सुनिश्चित करना कि छात्रों को गणित की कक्षा से पहले एक खेल अवकाश का मिले ताकि बच्चे मेंटली प्रिपेयर हो पाए। तीसरा, यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्रों के पास कैलकुलेटर हो, स्कूल में तो अलाउ भी नहीं होता है। यह सुनिश्चित करना कि छात्र अपने मन से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का हिस्सा बने, टू इंश्योर दैट स्टूडेंट बिकम पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू देयर माइंड। मतलब बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना है ना, बच्चे खुद से चीज़ों को लर्न करें। तो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच तो यही बोलती है। ऑप्शन नंबर 1 क्यों नेगेटिव हुआ? क्योंकि स्कूल की और लाइब्रेरी की बात हो रही हो कि बुक्स वगैरह क्या हो, लाइब्रेरी में अवेलेबल हो, तो ये तो हमारे लिए साधन है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आता है। तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म कैसे हो सकता है? बच्चों को कंस्ट्रक्टिविज्म बनाना है ना, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। केवल ऑप्शन नंबर डी बच रहा है, यही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये तो क्लियर होगा सभी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट अधिनियम 2009 के अनुसार वर्तमान कक्षाओं में शिक्षकों को ऐसी गतिविधियां शिक्षण कार्य डिजाइन करने चाहिए जो सभी विद्यार्थियों को एक विषम कक्षा में संलग्न करे और क्या करे, है ना। एज पर द RT Act 2009, in the present classroom, the teacher should design such activities, teaching tasks that engage all the learners in heterogeneous classroom and create challenges, create interest, excited, है ना। क्या करे? बच्चों को यहाँ पर उत्तेजित करे, उनको उत्साहित करे, क्या चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है RT Act 2009 के तहत। देखो, जब हेट्रोजीनियस क्लासरूम की बात की जाती है जहाँ पर अलग अलग तरीके से सीखने वाले बच्चे होते हैं, तो वर्तमान कक्षाओं में शिक्षक जो गतिविधियाँ करवाएगा, जो एक्टिविटी क्लासरूम के अंदर होगी, वो कैसी होना चाहिए? चैलेंजिंग होना चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आए, राइट। तो हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं क्या कि जो क्लासरूम है वो कैसा होना चाहिए? चुनौती पैदा करने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो, बच्चों का इंटरेस्ट हम लोग कई तरीके से जागृत कर सकते हैं, बट क्लासरूम जो है हमेशा बच्चों को एक चुनौती दे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लड़ाई झगड़े वाली चीज़ हो जाए, ऐसा नहीं। मतलब उनको जो टास्क दिए जाए उनको ऐसा लगे कि हाँ हमें ये कंप्लीट करना है ना। इस तरीके से माहौल में इन्वायरमेंट जो है यहाँ पर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, आंसर करिएगा। NEP की बात यहाँ पर करी जाइए। अच्छा, एग्ज़ाम देने से पहले पहले आप कुछ ऐसे पॉइंट कवर करिएगा जो आपको एग्ज़ाम में पता है कि आते ही आते हैं। जैसे जितने भी एजुकेशन सिस्टम या जितनी भी, जैसे NEP हो गया, 2020 हो गया, 2016 हो गया, 1988 हो गया, है ना। जितनी भी शिक्षा नीति और उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जब जब हमारी एजुकेशनल सिस्टम में चेंजेस हुआ है, उन सब का कुछ ना कुछ एक समरी जरूर से आप देख कर जाइएगा, जैसे कुछ एक्ट वगैरह हो गए, क्योंकि आपके क्वेश्चन इसी से बनते हैं। और स्पेसिफिकली NEP 2020 का जो एक पूरा समरी है उसको आप ज़रूर से देख कर जाना, क्योंकि उसी से घुमा फिरा कर और इसी तरीके से ऑप्शन आपको सेट करके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो NEP 2016 के मसौदे के अनुसार उच्च शिक्षा प्रणाली की न्यून विश्वसनीयता का क्या कारण है? अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट ऑफ NEP 2016, द लो credibility of the higher education system, what's the reason? एक बार से आप चारों ऑप्शन देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों आपके सामने हैं, और आंसर करिए क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है। सभी छात्र सफल हो यह सुनिश्चित करने के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले शिक्षकों की कमी है,
क्या ये बताया गया था कि जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बार बार मतलब इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा है, मतलब इसमें क्या दिक्कत आ रही है उच्च शिक्षा प्रणाली की, उस पर इतना ट्रस्टेबल क्यों नहीं है ये चीज़, है ना। तो वो उसके पीछे के कुछ 4 रीज़न आपके सामने रखेगा और आपको बताना है राइट रीज़न यहाँ पर क्या है। सभी छात्र सफल हो यह सुनिश्चित करने के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले जो टीचर है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो उच्च शिक्षा जो हमारा है प्रणाली है ये अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। दूसरा रीज़न सुनिए, कक्षाओं में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शैक्षिक निगरानी का अभाव है ना। यहाँ पर बच्चों को मॉनिटर अच्छे से नहीं किया जा रहा है, जैसे टीचर टीच कर रहा है बट उनको किस तरीके से मेंटेन करके चलना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर गुणवत्ता की कमी किस में है, मॉनिटरिंग में है, एकेडमिक मॉनिटरिंग में है, ठीक है। और फर्स्ट वाले में टीचर को यहाँ पर बताया गया था कि टीचर नहीं है ना, क्वालिटेटिव टीचर्स नहीं है। थर्ड नंबर का ऑप्शन है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक शैक्षणिक बुनियादी ढांचे का यहाँ पर अभाव है। लेक ऑफ नेसेसरी एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। ये बताया गया है यहाँ पर कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा वो ही ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, शिक्षा प्रणाली के अधिकतर कोर्स या उत्पादों का छात्रों को रोजगार परक शिक्षा देने में सक्षम न होना। मोस्ट ऑफ द कोर्सेज और प्रोडक्ट्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम आर नॉट कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयबल एजुकेशन टू द स्टूडेंट। तो आपको क्या लग रहा है इन चारों में से सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। शिक्षा प्रणाली के अधिकतर कोर्स या उत्पादों का रोजगार परक शिक्षा देने में सक्षम नहीं है और यही सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर हमारा जो उच्च प्रणाली शिक्षा सिस्टम है वो अच्छे से, या हायर एजुकेशन सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। और ये बात कहाँ पर मेंशन की गई है, NEP 2016 में, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के स्टैटिक क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि किसी भी छात्र के विकास के लिए और उसके व्यक्तित्व को पूरी तरीके से विकसित करने के लिए साहित्य, संगीत और कला, इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लिटरेचर, म्यूजिक एंड द आर्ट आर 3 necessary for the growth of any student and for the complete development of the personality। ये स्टेटमेंट किसने दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसी कोई चीज़ें मिलती है तो इसके लिए आपको कॉपी बना लेनी चाहिए, है ना, ताकि आप उसमें क्या करते जाए, चीज़ों को नोट डाउन करते जाए, क्योंकि ये चीज़ें जब तक आप याद नहीं करोगे नहीं रहेगी। है कि एक बार देख लिया तो ये कॉन्सेप्चुअल नहीं है ना, इसमें सिर्फ चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये वाली बात किसने बोली थी, तो ये वाली बात इन्होंने बोली थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। सभी बच्चों से एक जैसा उत्तर प्राप्त करने पर जोर देने के क्या विपरीत प्रभाव हो सकते हैं, जैसे ऑलमोस्ट हर टीचर करते हैं, मतलब 100 में से 99 टीचर यही करते हैं कि जो क्लासरूम में उन्होंने क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करवाए और फिर एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चे जो है क्लासरूम में या एग्ज़ाम होती है तो एज इट इज़ सेम टू सेम आंसर लिखे, है ना, इसको आर भी नहीं करना, मतलब इस तरीके से एज इट इज़ छापने वाली चीज़ें। तो इसके क्या जो है बुरे इफ़ेक्ट जो है, एडवर्स इफ़ेक्ट जो है हमारे सामने आ सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने, मैं ये उम्मीद करके चल रही हूँ कि शायद आप वो टीचर बनेंगे जो ये नहीं करवाएंगे, है ना। बच्चे जो है कक्षा में बोलने से हिचकते हैं, ठीक है, हेजिटेट होते हैं। ये बच्चों को एक दूसरे से नकल करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये इनकरेज करता है कि तुम एक दूसरे को कॉपी कर लो। ये बच्चों को शिक्षकों की बात सुनने के लिए हतोत्साहित करता है। बच्चे जो है टीचर को फिर उनकी बात नहीं सुनते हैं, है ना, डिस्करेज होते हैं। अब बच्चों की अपनी समझ और संकल्पना के विकास में जो होती है यहाँ पर बाधा आती है। द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशन विल बी हिंडर्ड। देखो अगर मैंने बच्चों को बोला या फिर मेरा कोई स्टूडेंट है वो अपने दिमाग से, मतलब उसको मैं कुछ भी लिखवाऊँ वो अपने दिमाग से ही लिख कर आएगा, तो मैंने उसको 5 नंबर का क्वेश्चन था, मैंने उसको 1 ही दिया, मैं ठीक है तुमने जो मैंने लिखा है वो नहीं लिखा, तो अगली बार से वो क्या करेगा कि मैंने जो लिखवाया वो एज इट इज़ वो लिख देगा। मतलब उसकी सोच समझ जो है या उसकी जो कल्पना से वो लिख पाता था अपने विचारों को, जैसा वो सोचता था, आगे से वो नहीं लिखेगा क्योंकि उसको अभी पता चल गया कि नंबर कम आ रहे, वो फेल हो रहा है ना। और कहीं ना कहीं सोसाइटी पूरी ऐसे ही जज करती है कि तुम फेल हो रहे हो क्लास में, तुम पढ़ते नहीं हो, ठीक है। तो ये चीज़ क्या कहाँ दिक्कत करेगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग में, और उसकी इमेजिनेशन को क्या कर देगी, बिल्कुल ख़त्म ही कर देगी। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 स्कूलों में विज्ञान पढ़ाने के लिए किस शैक्षणिक दृष्टिकोण को अपनाने का सुझाव देता है।
सजेस्ट विच पेडागोजिकल अप्रोच टू बी एडोप्टेड फॉर टीचिंग साइंस इन द स्कूल। स्पेसिफिक साइंस की बात की गई है कि किस अप्रोच को फॉलो किया जाना चाहिए, लेबोरेटरी वर्क को, इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच को, मल्टीपल इंटेलेक्चुअल अप्रोच को, या फील्ड ट्रिप को। एक से ज़्यादा बौद्धिक दृष्टिकोण को अपनाया जाए, पूछताछ आधारित दृष्टिकोण, अधिक से अधिक फील्ड ट्रिप उनको करवाई जाए, या फिर लेबोरेटरी वर्क यहाँ पर करवाया जाए। तो देखो सारे तरीके अच्छे, एक भी तरीका ऐसा नहीं है जिसको आप है ना ऑप्शन से हटा सको कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है ना। अब आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट निकालना है जो कि एनसीएफ 2005 ने सजेस्ट किया होगा। क्या आंसर किया जाना चाहिए? देखो सबसे अच्छा तरीका इनमें अगर देखा जाए तो अगर बच्चा इंक्वायरी करके पढ़ रहा है, इंक्वायरी बेस्ड या पूछताछ आधारित दृष्टिकोण का पता इस तरीके से पढ़ रहा है, तो डेफिनेटली चीज़ों को लर्न करने में क्या होगा, उसको आसानी होगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि हर कार्य लैब में जाकर नहीं किया जा सकता है, हर बार फील्ड ट्रिप नहीं लगाई जा सकती है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित अध्यापन विज्ञान का एक उदाहरण यहाँ पर हो सकता है जो हमें चाइल्ड सेंटर के बारे में बताता है? बच्चे कक्षा में साथियों और शिक्षकों के साथ अपने अनुभव को साझा करते हैं। क्या ये चाइल्ड सेंटर पेडागोजी है? बच्चों को स्कूल के भीतर और बाहर अपने अनुभवों के साथ स्कूल के ज्ञान को साझा करते और दोनों को एकीकृत भी करते हैं। चिल्ड्रन शेयर स्कूल नॉलेज विद देयर एक्सपीरियंसेस इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल एंड इंटीग्रेट बोथ। अंदर का जितने भी स्कूल में चीज़ें सीखी है, बाहर से जितनी भी सीखी है ना, जितने भी उनके एक्सपीरियंस हैं, दोनों को वो देखते हैं, समझते हैं और उन दोनों को फिर एकीकृत करते हैं, उनका साझा करते हैं। बच्चे कक्षा में साथियों और शिक्षकों की बताई हुई बातों को दोहराते हैं। चिल्ड्रन रिपीट द वर्ड्स टोल्ड बाय देयर पीयर्स एंड टीचर इन द क्लास। जो भी बाहर या अंदर बोला जाता है उसको दोहराते हैं। बच्चे किसी भी विषय को सीखने के लिए लेकर मिलकर और समूह में काम करते हैं। देखो बुरे ऑप्शंस नहीं है कोई, लेकिन वही है, आपको सबसे बेस्ट निकाल कर लाना पड़ेगा। नहीं तो आप अदर एग्जाम्स में देखते हैं, जैसे सीटेट या अदर एग्जाम्स हो गई, तो वहाँ पर आपको 3 वैसे ही नेगेटिव दिख जाते हैं, तो आपके लिए चुनना आसान हो जाता है। यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन सारे ठीक सेट किए हुए हैं, बस आपको बेस्ट वाला निकाल कर लेकर आना है। तो देखिए क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। देखो जो सबसे बेस्ट लग रहा है, जिसको पढ़कर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही बोली इसने, कौन सा लग रहा होगा? आई थिंक ऑप्शन नंबर बी लग रहा होगा। बच्चों को स्कूल के भीतर और बाहर के अनुभवों के साथ स्कूल के ज्ञान को साझा करते हैं और साथ ही क्या करते हैं, उन दोनों को इंटीग्रेट भी करते हैं। क्योंकि बच्चा क्या है, बाहर की चीज़ों और अंदर की चीज़ों को साझा करके ही पढ़ाई करता है। इसी तरीके से हम लोग बोलते हैं ना कि जो लर्निंग होती है वो कैसी होती है, चक्राकार होती है ना। आपसे जब डेवलपमेंट हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें बताई जाती है कि जो लर्निंग होती है वो लीनियर ना होते हुए चक्राकार होती है, स्पाइरल होती है। मतलब बच्चा जो है कई तरीके से किसी भी माध्यम से जो है पढ़ाई यहाँ पर कर सकता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। आपने कक्षा 5 के गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की, इसमें अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए। आपको दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना तथा परीक्षा लेनी है। आप कौन सी परीक्षा लेना यहाँ पर पसंद करेंगे? क्या ये समेटिव टेस्ट हो सकता है? अच्छा इंग्लिश में देखना चाहें तो बस ये यही कहना चाहता है, यू कंडक्टेड एन एग्जामिनेशन फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th मैथ्स इन विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कुडंट पास। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो पास नहीं हो पाए, आपने क्या करा, फिर से उनका री एग्ज़ाम लिया। अगर आप जो है उनका री एग्ज़ाम ले रहे तो कौन सा टेस्ट आप लेना पसंद करेंगे? समेटिव, प्रोफिशिएंसी, क्लिनिकल, फॉर्मेटिव। ये आपके इवैल्यूएशन चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपने 5 टाइप के टेस्ट पढ़े होंगे, उसमें से 4 टेस्ट आपके सामने रखे हुए हैं। चलिए क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए? देखो री एग्ज़ाम ले रहे हो और बच्चों की जो कमज़ोरियाँ हैं, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी 10 में से 7 फेल हो गए हैं, मतलब आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पढ़ाने में दिक्कत थी, तरीके से नहीं पढ़ाया है, कुछ दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। तो आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो क्लिनिकल टेस्ट होगा, या इसको आप डायग्नोस्टिक बोल सकते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट आप लेंगे क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, उनकी जो वीकनेस है उनको फाइंड आउट करने के लिए वापस से उनका क्या करवा रहे हैं, री एग्ज़ाम करवा रहे हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर 1 कब होता, जब आप उनका फाइनल टेस्ट ले रहे होते हो, जब उनको फाइनल रिजल्ट मिल रहा होता, लाइक एनुअल एग्जाम।
ठीक है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट कब लिया जाता है, उनके अंदर जो एबिलिटी है उसका पता लगाने के लिए हम लोग जो है प्रवीणता, मतलब वो किस चीज़ में प्रवीण है, किस चीज़ में उसका परफेक्शन है ना, उसका पता लगाने के लिए। जैसे किसी का बच्चे का स्पेसिफिक एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग होता है, किसी की इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होती है ना, तो ऐसे स्पेसिफिक अलग अलग चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए, उसके अंदर को एबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। नैदानिक का आपने अभी देख ही लिया। फॉर्मेटिव टेस्ट जो है उसका एक डेली बेसिस पर इवेल्युएशन करने के लिए लिया जाता है, जैसे उसमें कोई वीकनेस वगैरह है तो उसको फीडबैक वगैरह देकर उसको रिकरेक्ट किया जाएगा, फिर वापस से उसका टेस्ट लिया जाएगा, जस्ट लाइक फॉर्मेटिव असेसमेंट हम लोग करते हैं ना, उस तरीके से, ठीक है। तो अभी किसकी बात हो रही थी, कमज़ोरियों की बात इसने मेंशन कर दिया, री एग्ज़ाम हो रही है मतलब कमज़ोरियों का ही पता लगाना है, तो नैदानिक परीक्षण यहाँ पर सबसे बेस्ट टेस्ट हो सकता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के पास चलते हैं। प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेदी अनुक्रिया निम्नलिखित में से किसका परिणाम यहाँ पर हो सकती है। इमोशनल रिस्पॉन्स टू अ सिंबॉलिक स्टिमुलस इज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये मैच्योरिटी हो सकती है, ये लर्निंग हो सकती है, एडजस्टमेंट हो सकता है, ये वर्धित इंद्रिय बोध, सेंस परसेप्शन, जैसे सेंस होते हैं ना हमारे, छूकर महसूस करना, सूंघना, ये वाले सेंस है ना, 5 सेंस। प्रतीकात्मक, आपने क्या करा यहाँ पर, कोई भी किसी भी चीज़ को देखा, यही सिंबॉलिक ही बोल रहा है, आपने किसी भी चीज़ या किसी भी फोटो को देख लिया, पुराने कोई फोटो आपके फ़ोन गैलरी में से निकल कर आए, तो उस पर आपका जो रिएक्शन आया वो इमोशनल रिस्पॉन्स था, है ना। अब क्या ये मैच्योरिटी हो सकती है, नहीं, मैच्योरिटी समय के साथ आती है, धीरे धीरे आती जाती है। ये क्या है, काइंड ऑफ लर्निंग, ये मान लो उसको देखकर आपको कुछ लर्निंग हो गई कि हाँ पहले मैं हर किसी की बातों में आ जाता था, अब मुझे नहीं आना, मतलब कहीं ना कहीं ये काइंड ऑफ लर्निंग ही है, क्योंकि बाकी के ऑप्शन तो आपको एडजस्टमेंट बोल रहा है, मतलब आप क्या हो रहे हैं, समायोजित हो रहे हैं। तो क्या प्रतीकात्मक उद्दीपक के प्रति जो आपका रिएक्शन है, क्या वो एडजस्टमेंट है, नहीं, वो एडजस्टमेंट नहीं है। आपने उस चीज़ को देखकर या सिम्बॉलिक स्टिमुलस को देखकर आपने जो अपना रिस्पॉन्स दिया, मतलब उसके थ्रू आपकी कुछ ना कुछ लर्निंग हुई होगी, ये अधिगम ही कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन को देखने से ऐसा तो नहीं लग रहा है कि किसी भी सेंस परसेप्शन की बात हो रही है, कि आपने यहाँ पर आपका जो सेंस परसेप्शन है वो यहाँ पर एनहेंस्ड हो गया हो, बढ़ गया हो, वृद्धि उसके अंदर हो गई हो, ठीक है। तो केवल एक ही ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नीचे 2 सेट दिए गए हैं। सेट 1 में पियाजे मॉडल के संज्ञानात्मक विकास को दर्शाया गया है। सेट 2 में उन विशेषताओं को दर्शाया गया है, मतलब उसी से संबंधित विशेषताओं को, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में है ये सारे नेम इंग्लिश में लिखे गए, क्योंकि टेबल फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन है तो इतने क्लियर विजिबल नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर एक ही साथ दोनों को मर्ज कर दिया गया। ऑप्शन सेम है, देखिएगा आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। देखो, सेंसरी मोटर या संवेदी प्रेरक में बच्चा क्या करेगा, रिवर्सिबल थिंकिंग होगी, जिसको हिंदी में विपरीत चिंतन यहाँ पर बोला जाता है, या फिर प्रतिवर्ती चिंतन बोला जाता है। पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशन में बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस करता है, जिसको वस्तु स्थायित्व कहा जाता है। मूर्त संक्रियात्मक कंक्रीट ऑपरेशनल में ईगो सेंट्रिज्म होता है। अकारिक संक्रियात्मक जिसको डिडक्टिव थिंकिंग बोला जाता है ना, इसमें निगमनात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल होता है। या फिर हम लोग यहाँ पर बोलें पुनरावृत्ति कार्य, रिपीटेशन ऑफ वर्क में डीप थिंकिंग यहाँ पर होती है। सेकेंड, इसको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये इधर उधर हो गए, है ना। ये फॉर्मल ऑपरेशनल इधर है, अकारिक मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात हो रही है, और ये डिडक्टिविज्म ना इस साइड लिखा हुआ है, ठीक है। ये डिडक्टिविज्म जो है इस साइड है, मैं फिर से लिख रही हूँ। चलिए आप सोचिए और कोड बनाइए, कोड क्या होगा यहाँ पर। चलो जो आपको आ रहा है सिर्फ उसको सोच लो। सेंसरी मोटर में बच्चा क्या करेगा, डीप थिंकिंग कर सकता है क्या, नहीं। डिडक्टिविज्म यहाँ पर होगा क्या, कि वो रूल्स वगैरह के थ्रू सीखेगा चीज़ों को। अहम केंद्रवाद, ईगो सेंट्रिज्म होगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस होगा, रिवर्सिबल थिंकिंग होगी। क्या हो सकता है, सेंसरी मोटर में ऑब्जेक्ट परमानेंस हो सकता है, मतलब इसका कोड तो क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ये रहा 2, वस्तु स्थायित्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। प्री ऑपरेशनल में बच्चा क्या कर सकता है, रिवर्सिबल थिंकिंग, मतलब चीज़ों को उलटना पलटना, कौन वस्तु भारी है हल्की है ना, लॉ लगा पाना कि अगर वो जिस तरीके से हम लोग करते हैं ना मैथ्स की कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं,
आपने शायद देखा भी होगा कि आप बॉड मास के नियम लगा पा रहे हैं, फिर उसको रिवर्स कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ें समझ पाना, तो इतनी लेवल की अंडरस्टैंडिंग बच्चे में क्या प्री ऑपरेशनल में आ सकती है, क्या नहीं आ सकती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कहाँ होगा, ईगो सेंट्रिज्म में होगा। वो चाहता है चीज़ें जो है सिर्फ उसके अराउंड है ना, मतलब सिर्फ वो अपने बारे में सोच रहा है, वो वाली चीज़ें। तो 2 और 3 तो कोड बन गए। कंक्रीट ऑपरेशन में डेफिनेटली रिवर्सिबल थिंकिंग लग सकती है, क्योंकि यहाँ पर आते आते 7 से 12 साल में आते आते बच्चा ये सारी चीज़ें कर पाता है। तो इसका जो हो गया 1 यहाँ पर हो गया। अकारिक संक्रियात्मक चिंतन यहाँ पर होगा। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है ये हमें किसके बारे में बताती है, डिडक्टिविज्म के बारे में बताती है, डीप थिंकिंग के बारे में बताती है। अकारिक संक्रियात्मक अवस्था में आते आते बच्चा यहाँ पर क्या करने लग जाता है, यस। अच्छा, कोड भी जो है आपके 4 तक के लिए ही है, मतलब कोई 5 में से आपको 4 सिलेक्ट करना है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, है ना, निगमनात्मक। क्योंकि बच्चा जो है यहाँ पर चीज़ों को कैसे लर्न करता है, पहले वो रूल्स वगैरह सीखता है, उसके बाद वो जो है उसके एप्लीकेशंस वगैरह करता है, या रूल्स टू एग्जाम्पल जाने की बात यहाँ पर होती है। पहले नियम वगैरह सब उसको सिखा दिए जाएंगे, उसके बाद जो है वो उसके एप्लीकेशंस पर काम करता है। ठीक है, तो 4 इसका कोड हो जाएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं इसका कोड 2 हो गया, इसका 3 लिखा था, इसका 1 लिखा था, और इसका 4। 2 3 1 4, 2 3 4 1 लिखा हुआ है डी में, 2 3 1 4। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 3 1 और 4। आप चाहें तो इसको देख लीजिए एक बार से, और इसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी बिल्कुल कि किस स्टेज में बच्चा क्या करता है। ओके, ठीक है यहाँ तक। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।